हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है चुंबकत्व एवं संधारित्र मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। आज पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और इसका जो पहले वाला पार्ट 1 था उसमें 17 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से संबंधित सारी अपडेट दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं कि किस किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे जो पहले वाला पार्ट 1 था उसमें क्वेश्चन नंबर हम 17 तक सॉल्व कर दिए थे। अब नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 18 से सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन। किसी भी चुंबक का जो विद्युत चुंबक का खींचने की जो ताकत है, हम क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से उसकी खींचने का ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। बेहद आसान है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, यह किसको परिभाषित करता है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर हम फ्लक्स घनत्व को B से डिनोट करते हैं और यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम A से डिनोट करते हैं। और इसका राइट ऑप्शन जो है A के साथ चला जाएगा, हिस्टेरेसिस। और हिस्टेरेसिस का मतलब ही होता है लैगिंग भी है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेहद आसान है क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट ऑप्शन A के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के पास किसी भी मेटल को रखने पर उसमें करंट जनरेट होगा। मान लीजिए इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर हम धातु के टुकड़ा रखेंगे, तो यहाँ पर जो इसमें टुकड़ा में जो है वो करंट जनरेट होगा, क्योंकि जो हमारा मेटल है वो विद्युत का सुचालक है, जिससे इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है C के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। यानी कि एयर कैपेसिटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है टीवी ट्यूनर, नेक्स्ट ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, सेकेंड ऑप्शन है दोलक, थर्ड ऑप्शन है लाउड स्पीकर यानी कि ध्वनि विस्तार यंत्र, और फोर्थ ऑप्शन जो है रेडियो रिसीवर। तो इसका राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। हम एयर कैपेसिटर का जो प्रयोग करते हैं रेडियो रिसीवर में करते हैं। इसका अन्य नाम जो वेरिएबल कैपेसिटर होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए कि इस प्रकार का एक रेडियो है, उसमें 2 बटन्स लगे होते हैं, एक वॉल्यूम का, एक फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 21। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा है तो क्या होगा, ठीक है। तो संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा, एक गलत ऑप्शन है। अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट की संभावना बनी रहेगी, परिपथ में धारा कम हो जाती है, संधारित्र की मान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है B के साथ चला जाएगा, उसमें अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है गलत है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र जो होती है ध्रुवित संधारित्र, वह DC पर कार्य करती है। अगर हम उसको रिवर्स कनेक्शन करेंगे, यानी कि प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ इस तरह से जोड़ेंगे, तो उसमें
अत्यधिक गर्मी होगी और अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट भी हो सकती है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है पाराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में डायामैग्नेटिव है, तो डायामैग्नेटिव पारा नहीं होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रति कर दीजिएगा, प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत हम अभी आपको ऊपर में ही बताए थे, जो है वो लकड़ी आती है। लकड़ी ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो होती है जल होती है, एंटीमनी होती है, बिस्मत होती है, कागज होती है, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, और ये निकेल जो है, निकेल यानी कि यह जो है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय में 3 होता है, फेकोनी इसका ट्रिक है याद करने का, Fe से लोहा, CO से कोबाल्ट, Na से निकेल। तो ये लौह चुंबकीय के अंतर्गत है। और ये 2 ऑप्शन जो है वो अनुचुंबकीय है, जिसे आप ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को हम बहुत बेहतरीन तरीका से आपको सॉल्व करा रहे हैं। राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है। तो फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई जो होती है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि WB प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो ये ऑप्शन में तो नहीं है, इसके अलावा एक और होती है टेस्ला, इसे आप ध्यान दीजिएगा, टेस्ला। तो टेस्ला हमारा ए ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और CGS पत्ती में अगर इसकी यूनिट पूछ देता तो CGS में इसकी होती है गॉस। ठीक है, फ्लक्स घनत्व की CGS में जो इकाई होती है गॉस होती है। और एक टेस्ला बराबर जो होती है, एक टेस्ला बराबर वो 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होती है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं आपको एक एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीका से बता रहा हूँ, आप इसे अपनी नोट्स में लिख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर पूछ देता आपसे कि फ्लक्स का SI यूनिट क्या होती है, तो केवल फ्लक्स का पूछता तो वेबर होता, और CGS में अगर फ्लक्स का पूछता तो मैक्सवेल होता। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया पदार्थ का BH वक्र हिस्टेरिस लूप के आकार क्या दर्शाता है। तो यह क्वेश्चन जो है BH वक्र से संबंधित तीसरा क्वेश्चन है, और इससे संबंधित CBT एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ ही देती है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। BH वक्र जो हिस्टेरिस लूप का आकार को जो दर्शाता है वो पदार्थ का चुंबकीय पदार्थ की विशेषता को बतलाता है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। तो भंवर धारा वाला फॉर्मूला को आप ध्यान में रखे होंगे, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। WE बराबर होता है जो होती है B स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर B जो होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होती है, और F जो होती है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है, और T जो होती है यहाँ पर थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। तो यहाँ पर किसकी समानुपाती होती है, तो ध्यान दीजिएगा आवृत्ति की। तो राइट ऑप्शन इसका सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है परमिएबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। बेहद महत्वपूर्ण है। परमिएबिलिटी का जो परिवर्तित होने का कारण है वो पूछा गया है। तो चुंबकीय वाहक बल नहीं होगा, क्षेत्र की तीव्रता लंबाई भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो है इसका बी के साथ चला जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो फ्लक्स घनत्व होती है परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण होती है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 28 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आइए देख लेते हैं। प्लास्टिक फिल्म प्रकार का नहीं,
सेरेमिक डिस्क प्रकार का नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम प्रकार और इलेक्ट्रोलाइटिक टाइटेनियम टाइप्स। तो इस दो में से राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक टाइटेनियम प्रकार का जो कैपेसिटर होती है उसका प्रयोग अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, और यह जो होती है डीसी टाइप की होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और राइट ऑप्शन इसका जो है डी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन नंबर 28। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव होता है अगर ओपन सर्किट दोष होता है, यानी कि खुला परिपथ दोष होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए के साथ चला जाएगा। वह कार्य नहीं करेगा जब इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र में ओपन सर्किट दोष रहेगा, तो वह कार्य नहीं करेगा। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन हालांकि ये हो जाएगा, एक बार में वह फट जाएगा, विपरीत कनेक्शन होगा तभी फटेगा, यह लीक हो जाएगा, जब धारा अत्यधिक बहेगी तभी लीक होगी, और यह समान रूप से कार्य करेगा। यह समान रूप से नहीं कार्य करेगा क्योंकि उसमें जो है ओपन सर्किट दोष है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता का मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आइए देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर फर्स्ट में पूछा गया है 0 हो जाएगा, गलत है। समान रहेगा, यह भी गलत ऑप्शन है। डिक्रीज हो जाएगा, यह भी गलत है। राइट ऑप्शन जो है बढ़ेगा, डी के साथ चला जाएगा। और इसकी फार्मूला जो होती है C बराबर इप्सिलॉन A बटा D। अगर D का मान घटता है तो कैपेसिटी उसका बढ़ता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूला को भी, बेहद महत्वपूर्ण है। और इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा फिगर को, एक चुंबक है, इसको धागा में बांध करके सीधा लटकाया गया है, और यह जो है डायरेक्शन को दिखाता है नॉर्थ एंड साउथ का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा को इंगित करता है। तो यह जो विशेषता दर्शाई गई है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, यानी कि दिशीय विशेषता को बताया है इसमें। तो राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पूछा गया है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। वायु जो होती है अनुचुंबकीय पदार्थ होती है, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो इस्पात होती है ये लौह चुंबकीय के अंतर्गत आती है, और ये बाकी जो ग्लास और जल हैं ये जो आते हैं प्रति चुंबकीय के अंतर्गत आते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, चारों ऑप्शन बेहद महत्वपूर्ण है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है चुंबकीयकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वाणिज्य क्षेत्र में जो चुंबक का किस विधि का हम उपयोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। प्रेरण मेथड यानी कि इंडक्शन मेथड का उपयोग करते हैं। तो 33 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप सावधानी के साथ चूज कीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, ए इसका करेक्ट होगा। हालांकि कहीं कहीं बुक में डिक्रीज भी दिया हुआ है, तो नियम के अकॉर्डिंग ए के साथ ही जाएगा। और आपके अनुसार क्या होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ए होगा या बी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हम ए को चूज करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का क्या कार्य है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैपेसिटर में जो डाई इलेक्ट्रिक
इंसुलेटर का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो प्लेटों के बीच के धारा प्रवाह को रोकता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। बाकी सारे ऑप्शन ये गलत है, इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन ही बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया संधारित्र की धारिता का मान किस कारक पर निर्भर करता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। संधारित्र की धारिता का मान जो निर्भर करता है प्लेट की मोटाई पर, प्लेट की पदार्थ पर, प्लेट के आकार पर, प्लेट का क्षेत्रफल। राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर संधारित्र की धारिता का मान जो होती है प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है RF युग्मनन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा। RF युग्मनन सर्किट में मोनोलिथिक संधारित्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो बेहद महत्वपूर्ण थे इस चैप्टर से। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए। और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं, वहाँ से आप सीधे इसे डाउनलोड करके अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।